हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी की तैयारी लॉकडाउन पर भारी। यह बिल्कुल सही है गाइज। इस लॉकडाउन की विकट स्थिति में एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी डेट का प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। यह परेशानी सिर्फ मेरे और आपके साथ ही नहीं बल्कि सारे एस्पिरेंट के साथ है। इसलिए एग्ज़ाम इस साल हो या अगले साल, बस हमें तैयार रहना है। इसलिए हमें इस लॉकडाउन को एक मौका के रूप में देखना होगा, जिसमें आप बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करके रेलवे एनटीपीसी के एक पोस्ट को अपना बनाने का दावा करने में सफल साबित हो सकें। तो चलिए बिना समय गंवाए इस लॉकडाउन में हम स्टडी की रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाते हैं। और यह हरी झंडी दिख गई है और हमारी यह चली रेलगाड़ी। इसी के साथ मैं आर.के. पटेल आरआरबी एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट का यह पहला वीडियो आपके सामने लाया हूं। इस प्रैक्टिस सेट में प्रश्नों की संख्या 70 होगी। आपने कितना सही किया कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह रहा क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर नागर शैली में नहीं है? ऑप्शन दिया गया है सूर्य मंदिर, कंदरिया मंदिर जो कि खजुराहो में है, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू, बृहदेश्वर मंदिर। तो इसका सही आंसर होगा बृहदेश्वर मंदिर। बाकी ये 3 मंदिर हैं, सूर्य मंदिर, कंदरिया मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये तीनों नागर शैली में हैं। अगला क्वेश्चन है, किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? ऑप्शन है सिंधु काल, मौर्य काल, वैदिक काल, गुप्त काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? 4 ऑप्शन दिया गया है। वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन, प्रशासनिक प्रणाली। इसका सही उत्तर होगा ईंट के बने भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। सत्य की विजय होती है, सत्य ईश्वरीय है, सच्चा विश्वास दुर्लभ है, सत्य एक खजाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य की विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तवांग मठ स्थल कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिया गया है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तवांग मठ है बौद्धों से संबंधित, यह अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 4 ऑप्शन दिया गया है। 22 जुलाई 1947, 22 अगस्त 1947, 22 नवंबर 1947, 22 जनवरी 1947। तो इसका सही उत्तर होगा 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को ही भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सबसे बड़ा और विस्तृत है? 4 ऑप्शन दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत का ही अपना भारत, जिसका कि संविधान विश्व का सबसे बड़ा सबसे विस्तृत संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व की स्वाधीनता प्रदान की गई है? व्यक्तित्व के बाद की छूट गया है, व्यक्तित्व की स्वाधीनता प्रदान की गई है। 4 ऑप्शन दिया गया है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व की स्वाधीनता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? 4 ऑप्शन दिया गया है। प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संवैधानिक सत्ता का अधिकार किसके पास है? 4 ऑप्शन दिया गया है। प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति,
केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो इसका सही आंसर होगा संसद। संसद के पास ही संवैधानिक सत्ता का अधिकार दिया गया है। और यह सब्सक्राइब बटन आपसे कुछ कह रहा है, तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुरु शिखर क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है। अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी, एक प्रसिद्ध सिख कवि, एक प्राचीन भारतीय सूफी संत, 19वीं सदी का साहित्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी। अरावली रेंज की अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया है। वाइपर, बैरन, हैवलॉक, ओयस्टर रॉक। तो इसका सही आंसर होगा बैरन। बैरन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुंदर की रानी कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। मुंबई, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, सूरत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोच्चि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है। पर्णपाती, कंटीले वन, ज्वारीय वन, पर्वतीय वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन, जो कि पतझड़ वन कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया है। सुंदरवन, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, कच्छकारण राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा पर जो मैंग्रोव वन है, यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तऋषि क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है। तारामंडल, ग्रह, तारा और उपग्रह। इसका सही आंसर हो जाएगा तारामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? तो वेक्टर राशि यानी सदिश राशि। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। वजन, तापमान, वेग, लंबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेग, जो कि एक सदिश राशि है। इसके अलावा ये तीनों वजन, तापमान और लंबाई ये अदिश राशि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाज़ों की गति में वृद्धि किस पर आधारित है? 4 ऑप्शन है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, फैराडे नियम, फ्लेमिंग हाइट हैंड रूल, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होता है? 4 ऑप्शन है। बल बढ़ जाएगा, मतलब व्यक्ति का वजन बढ़ जाएगा या घट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, बढ़ या घट सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ या घट सकता है। एक्चुअली जो लिफ्ट चलती है तो ऊपर की ओर अगर एक समान एक्सेलरेशन के साथ, समान त्वरण के साथ ऊपर जाती है तो व्यक्ति का वजन बढ़ जाता है, और समान त्वरण के साथ नीचे आती है तो व्यक्ति का वजन घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का औसतन तापमान क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है। 34 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए सब्सक्राइब बटन तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा, तो एक काम करिए, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑस्मोसिस, केंद्रापसारण, फैलाव, वाष्पीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन है, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 4 ऑप्शन है। 1, 2, 3, एक भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक भी नहीं। हाइड्रोजन एटम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? ऑप्शन है आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन,
और ब्रोमीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन का जो परमाणु व्यास है वो सबसे बड़ा होता है, बाकी अन्य 3 जो हैं इनका कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? 4 ऑप्शन दिया गया है, परमाणु संलयन, सौर ऊर्जा, उष्मा विद्युत, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु संलयन। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? 4 ऑप्शन है, फ्रेडरिक मिएस्चर, अल्बर्ट कोसेल, फोर्स लेवन, जेम्स वाटसन। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक मिएस्चर। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिकी के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? 4 ऑप्शन है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस, जॉन मेनार्ड के अनस, गैगर मेंडल, डोनाल्ड बेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। एक्चुअली यह ग्रेगर मेंडल होगा, गलती से गेगर लिखा गया है, ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन दिया गया है, कोशिका, अंग, उत्तक, नाभिक। तो इसका सही आंसर होगा कोशिका। अगला क्वेश्चन, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन दिया गया है, आइजैक न्यूटन, मैरी क्यूरी, जोनास साल्क, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका सही आंसर होगा जोनास साल्क। अगला क्वेश्चन, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? 4 ऑप्शन है, चूहा, मच्छर, झिंगुर, खरगोश। तो इसका सही आंसर होगा मच्छर। जीका वायरस जो है यह मच्छर के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध कौन सी वैक्सीन प्रयोग में लाई जाती है? 4 ऑप्शन है, बीसीजी, डीपीटी, एचआईवी, वेरिसेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीसीजी। अगला क्वेश्चन, भारत में शेयर बाजार के लिए प्रधान नियामक संस्थान कौन सा है? इसका ऑप्शन दिया गया है, वित्त मंत्रालय, सेबी, उच्चतम न्यायालय, आरबीआई। तो सही आंसर हो जाएगा सेबी। सेबी जो है यह भारतीय शेयर बाजार का प्रधान नियामक होता है। सेबी के द्वारा ही शेयर बाजार को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 अप्रैल 1998, 1 अप्रैल 1989, 1 अप्रैल 2000 और 1 अप्रैल 1999। इसका सही आंसर होगा 1 अप्रैल 1998। अगला क्वेश्चन है, कर की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, प्रयोग के लिए उपलब्ध आय, नकद आय, वेतन, सामान्य आय। तो इसका सही आंसर होगा प्रयोग के लिए उपलब्ध आय। कर की कटौती कर देने के बाद जो व्यक्ति के पास शेष बचता है वह प्रयोग के लिए उपलब्ध आय कहलाता है। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई के प्रथम लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिया गया है, न्यायमूर्ति एपी शाह, न्यायमूर्ति अनिल आर दवे, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर। तो इसका सही आंसर होगा न्यायमूर्ति एपी शाह। अगला क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है, मार्क स्पीटज, माइकल फेल्प्स, मैट बियोडी, माइकल स्मिथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल फेल्प्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय मूल की कल्पना चावला किस अंतरिक्ष यान से गई थी? तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, कोलंबिया, चैलेंजर, अटलांटिस, एंडेवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलंबिया। भारतीय मूल की कल्पना चावला कोलंबिया नामक अंतरिक्ष यान से गई थी, जो अंतरिक्ष यान दुर्घटना
ग्रस्त हो गया था, जिसमें कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, सिंगापुर, थाईलैंड, सऊदी अरब, लंदन। तो फाउंटेन ऑफ वेल्थ स्थित है सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? 4 ऑप्शन है, रश्मि शर्मा, रूपाली रेपाले, आरती साहा, शिखा टंडन। तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी आरती साहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? तो 4 ऑप्शन, काजीरंगा उद्यान, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, हुमा की लिंगन मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुमा की लिंगन मंदिर। बाकी ये जो 3 हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, भौतिक और रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन थी? 4 ऑप्शन है, डोरोथी होडकिन, मैरी क्यूरी, मारिया मेयर और चौथा ऑप्शन है अदा योनाथ। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली भौतिक और रसायन क्षेत्र में एकमात्र महिला है, वह है मैरी क्यूरी, जिसे 2 बार भौतिक और रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अभी देखिए यहाँ पर सब्सक्राइब बटन आपसे कुछ कह रहा है, तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। क्वेश्चन है, इसरो ने GSAT-30 को किस रॉकेट की मदद से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? इसरो ने GSAT-30 को किस रॉकेट की मदद से सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, एलियन 5, STS-66, अगेन 4, सैटर्न 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलियन 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायसीना डायलॉग के संदर्भ में सही कथन क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, जनवरी 2020 में इसके 5वें संस्करण का दिल्ली में हुआ। जनवरी 2020 में इसका 5वां संस्करण दिल्ली में हुआ। बी ऑप्शन, रायसीना डायलॉग 2020 की थीम नेविगेशन द अल्फा सेंचुरी थी। सी ऑप्शन, इस डायलॉग में विश्व मुद्दे जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन आदि पर चर्चा हुई थी। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये जो तीनों हैं, ये तीनों सही हैं। एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि रायसीना डायलॉग बार बार पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यह करंट का क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, हर्षवर्धन श्रृंगला, विजय गोखले, तरनजीत सिंह संधू और विक्रम मिश्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तरनजीत सिंह सिंधु। इन्हें अमेरिका में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है और यह जनवरी का न्यूज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 62वें ग्रैमी पुरस्कार का आयोजन कहाँ हुआ? 4 ऑप्शन है, लॉस एंजल्स, सिडनी, न्यू दिल्ली, मलेशिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉस एंजल्स। 62वां ग्रैमी पुरस्कार लॉस एंजल्स में आयोजित हुआ था। यह भी जनवरी का ही करंट अफेयर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 71वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि जाइर मेसियास बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, फ्रांस, ब्राज़ील, कनाडा, रूस। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। अभी 26 जनवरी जो हुआ है 71वां गणतंत्र दिवस, इस पर ब्राज़ील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो को बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, 4, 12, 20 और 28। तो सही आंसर हो जाएगा 20। मनुष्य की खोपड़ी में 20 अस्थियां होती हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, दिल्ली,
केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किस के निर्यात से कमाता है? 4 ऑप्शन है, लोहा, चाय, कपड़ा और रबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपड़ा। कपड़ा निर्यात करके भारत सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, नयनतारा सहगल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? 4 ऑप्शन है, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। यह रहा अगला क्वेश्चन मैथ का। क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा ए अकेले इसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बताना है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसको बनाने का नियम है कि जब दो लोगों का कार्य दो लोगों को मिलकर लिया गया समय दिया गया है और एक व्यक्ति द्वारा लिया गया समय दिया गया है, तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिए गए समय के लिए फॉर्मूला होता है कि एक पहले ए का लिया गया समय मल्टीप्लाई दोनों को मिलकर दोनों व्यक्ति को मिलने के बाद लिया गया समय, यानी इसको ए बी से डिनोट करते हैं, अपॉन इन दोनों फैक्टर का सब्सट्रैक्शन यानी अंतर, ए माइनस ए बी का मतलब है कि ए और बी दोनों द्वारा लिया गया समय। तो यह हो जाएगा 30 इंटू 20 अपॉन 30 माइनस 20 इक्वल टू 600 अपॉन 10। 10 से 0 कट जाएगा तो बचेगा 60। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी द्वारा लिया गया समय 60 दिन का होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जीव विज्ञान, विज्ञान और विषय इन तीनों में क्या संबंध है। तो यह देखिए, जीव विज्ञान और विज्ञान यह दोनों विषय के अंतर्गत आते हैं। तो यह हो गया विषय, इसके अंतर्गत ये दोनों आते हैं। परंतु विज्ञान जो है, जीव विज्ञान जो है, यह विज्ञान के भी अंतर्गत आता है। मतलब कि जीव विज्ञान विज्ञान के अंदर जाएगा और विज्ञान विषय के अंदर जाएगा। तो यह संबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि महेश ने एक बस को 15% की हानि पर 22,100 रुपये में बेचा। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए बस को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो इसके लिए आपको यह देखना होगा कि 15% की हानि पर जब बेचा तो इसे 22,100 रुपये मूल्य प्राप्त हुआ। तो 100% यानी कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो 85% 15% की लॉस पे जब बेचेगा तो 80% के प्राइस पे बेचेगा तो 85% इक्वल टू 22,100। तो अब आपको निकालना है 100%। तो 22,100 100% ना निकाल के हम 85% जब दिया गया तो 1% का वैल्यू होगा इतना अपॉन में 85। अब ये 1% का वैल्यू है। अब 15% का लाभ अर्जित करने के लिए पूछा गया है। तो 15% का लाभ यानी कि अपने क्रय मूल्य से 15% ज़्यादा, इसका मतलब 115%। तो 1% बराबर जब हमने निकाल लिया ये, तो इसमें 115 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 115% आ जाएगा। तो हम इसे काटते हैं। ये 17 बार में जाएगा और ये 23 बार में, ठीक है। और 17 से ये चला जाएगा
1300 1300 मल्टीप्लाई 23 से करेंगे तो यह आ जाएगा 'डी' आंसर 29900। यह बस का लाभ प्राप्त करने के बाद का प्राइज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज के टुकड़े को चित्र में दिखाए गए अनुसार मोड़ा और छेद किया जाए तो दी गई आकृति में से उसे चुनिए जो यह प्रदर्शित करे कि यह खुलने में कैसा दिखाई देगा, खुलने के बाद कैसा दिखाई देगा। तो देखिए, यह पहले ऊपर से फोल्ड किया गया है, उसके बाद यह दाहिने से बाएं फोल्ड किया गया है और काटने के बाद यह ऊपर एक सर्किल, आधा सर्किल काटा गया है, आधा आयत काटा गया है और आधा त्रिभुज काटा गया है। तो खोलने के बाद ये पूरा हो जाएगा। लेकिन ये ऊपर का भाग जो मोड़ा गया है, इसको जब खोलेंगे तो यह ऊपर में एक और सर्किल बनाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक प्लेटफॉर्म की लंबाई जिसको 140 मीटर लंबी एक ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 60 सेकेंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करना है। इसके लिए अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि यह मीटर प्रति सेकेंड में किस रफ्तार से चलती है। तो 63 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब चलती है तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यह हो गया, इतने मीटर प्रति सेकेंड की गति से ट्रेन चलती है। तो दिया गया 60 सेकेंड में पार करती है, तो यानी 60 सेकेंड में यह दूरी तय करेगी इतना। ये टोटल 60 सेकेंड में दूरी तय करेगी। तो इसको हम क्रॉस करते हैं, काटते हैं। ये 3 बार में, ये 10 बार में, 3 से 63 जाएगा 21 बार में और इसका सही आंसर इसका आ जाएगा 1050। ये काटने के बाद आ रहा है। इतनी दूरी ट्रेन द्वारा तय की गई और ट्रेन की लंबाई थी 140 मीटर, यानी कि इसने प्लेटफॉर्म की दूरी और अपने ट्रेन की लंबाई दोनों मिलाकर 1050 मीटर की दूरी तय की थी। तो 140 मीटर जो कि ट्रेन की लंबाई है, इसे 1050 से घटाते हैं तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हम जब इसे माइनस करते हैं तो हमारा सही आंसर आता है 910 मीटर, जो कि प्लेटफॉर्म की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें लास्ट क्वेश्चन मार्क के जगह पे हमें आंसर निकालना है। तो देखिए, डी से 2 बड़ा है, 2 आगे है एफ, डी से 2 ज़्यादा है एफ, तो यहाँ पर पी से 2 ज़्यादा होगा आर, ए से 2 आगे है सी, तो ई से 2 आगे होगा जी, एम से 2 आगे है ओ, तो यहाँ एन से 2 आगे जाएंगे पी आएगा। तो जी आर जी पी, यही हमारा आंसर है। तो ये ऑप्शन ए है, आर जी पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्रम पता करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद जो पहले वाले का न्यूमरेटर और दूसरे वाले का डिन्यूमरेटर, यानी कि पहले वाले का अंश और दूसरे वाले का हर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यह फैक्टर पहले वाले के हर और दूसरे वाले के अंश को मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा आता है तो पहला वाला जो अंक होगा, पहला वाला जो संख्या होगा वो ज़्यादा होगा दूसरे वाले से। तो इसको हम देखते हैं। पहले हम ए ऑप्शन को देखते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो आता है 6, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो आता है 4, यानी कि पहले वाला दूसरे से बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है, यह तो सही निकल गया। अब दूसरा चेक करते हैं। 5 को 1 से करेंगे तो आएगा 5 और 2 का 2 से करेंगे तो आएगा 4, यहाँ भी यह ज़्यादा निकल रहा है, यह भी सही है। आगे देखते हैं। 7 का 2 से करेंगे तो 14, 5 का 3 से करेंगे तो 15। तो ऐसे करने से यह देखिए गलत निकल गया, यह यहाँ पे 15-14 से ज़्यादा हो गया, यानी कि ये यहाँ पर ये गलत दिया गया है। यस, तो इसका हम सही आंसर पे डायरेक्ट चलते हैं। इसका सही आंसर होगा 3/4, 1/2,
से ग्रेटर होगा और 1/2 3/7 से ग्रेटर होगा और 2/5 से 3/7 ग्रेटर होगा। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 3 2 का करेंगे 6, 4 1 का करेंगे 4, यानी पहला ज़्यादा है। फिर 3 2 का करेंगे इधर तो ये हो जाएगा 6 और 7 1 का करेंगे तो 7, ये हो जाएगा ज़्यादा। और फिर आगे देखते हैं, 5 3 का करेंगे तो होगा 15, 7 2 का करेंगे तो होगा 14, यानी ये भी पहला दूसरे से ज़्यादा है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है कि इसकी आकृति, इसके पैटर्न को कौन ऑप्शन पूरा करेगा। तो इसका पैटर्न कुछ ऐसे बनेगा, ऊपर से लाइन और ये यहाँ पर लाकर मिल जाएगा, तो यह एक पैटर्न बनेगा जिसका सही आंसर सी दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है, 600 रुपये पर 50% की छूट और उसी धनराशि पर लगातार 40% और 10% की क्रमिक छूट के बीच कितना अंतर है। तो इसको बनाते हैं। देखिए, पहले तो 600 रुपये पे 50% की छूट मिलती है और दूसरी बात कही गई है कि 40% और 10% की क्रमिक छूट मिलती है। तो सबसे पहले 40% की जब छूट मिलेगी तो वो 60% में बिकेगी और 60% पे 10% की जब छूट मिलेगी, जब 60% जब बिका 60% का जब बिका कोई वस्तु तो उस पर 10% का छूट मिलेगा, यानी वो 90% में मिलेगा, यानी 60% का 90%। तो यह होता है 54%। यह 54% में बिकेगा और यहाँ पहले से 50% दिया गया कि पर 50% इसका प्राइस पहले छूट दिया गया था। तो 50% और यहाँ पे 54%, यानी 4% का अंतर है और अंतर ही पूछा गया है। तो 600 का 4% हम निकालते हैं। 600 जो कि क्रय मूल्य था, उस पर इसका 4% हम जब निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 24 रुपीज़, जो कि सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सा तीसरा शब्द होगा। तो यहाँ तीसरा यानी कि सबसे अंतिम से पहले वाला निकालना है। तो डिक्शनरी के रूप में इसे सजाते हैं। तो देखिए, टी सब में है पहले, इसके बाद WWRR, यानी आर तो पहले आ जाता है W से, तो ये दोनों तो पहला और दूसरा में शामिल होंगे। अब इसी दोनों में से हमारा आंसर होगा। तो इसमें देखते हैं, W के बाद I आ रहा है, यानी दोनों बराबर। इसके बाद N और B में आ रहा है S, यानी कि ट्विंकल जो है ये पहले आएगा और ट्विस्टर जो है ये अंतिम बनेगा, यानी सही आंसर हो जाएगा ए। ट्विंकल हमारा तीसरे नंबर पर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी धनराशि पर प्रति वर्ष 7% दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 70 रुपये है, तो समान दर पर और समान समय में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मूलधन क्या निकलता है। तो 7% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 70 रुपये बोल रहा है, यानी 7% की दर पर 2 वर्ष में, यानी पहले वर्ष में 7% और दूसरे वर्ष में 7%, यानी 14%। 14% है साधारण ब्याज के रूप में 70 रुपया। तो 14% जब 70 रुपये है तो 100%, यानी मूलधन जो है 100% होगा, वह कितना होगा। तो इसको निकाल लेते हैं, बटे में 14 करके मल्टीप्लाई 100 से कर लेते हैं, तो आ जाएगा 500। ये 500 हमारा प्रिंसिपल हो गया, 500 हमारा मूलधन हो गया। तो 500 रुपये का हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, सेम रेट और सेम ईयर के लिए। तो 7% पे 500 का पहले साल का निकलेगा 35 रुपीज़ आएगा, 7% 500 का निकालने पे, और 500 का दूसरे साल भी 35 रुपये मिलता है। परंतु चक्रवृद्धि ब्याज जब कहा गया तो पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज मिलता है दूसरे साल में। तो 35 रुपये का 7% जब हम निकालते हैं तो यह आता है 7 35 2.45। इस तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो यह हमारा निकल कर आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज
तो जब जोड़ते हैं तो 35 35 70, 2 72, 72.45, यह हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि टूर्नामेंट शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो ये पहला बनाया जा सकता है, दूसरा भी बन सकता है, तीसरा भी बन सकता है, परंतु ये चौथा नहीं बन सकता क्योंकि पी जो है यह टूर्नामेंट के अंदर नहीं है। अगला देखते हैं। इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे इजी मेथड है, कभी भी आप मल्टीप्लाई और ऐड मत कीजिएगा। 9 × 3 + 1 कभी मत कीजिएगा। इसको करना ऐसे है कि जितने भी पूर्णांक दिए गए हैं उनको जोड़ देना है। 9, 19, 20 और 29, इन चारों को जब जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ने के बाद आएगा 67 आएगा। और इसके बाद हम ब्रैकेट में कर देते हैं बाकी जितने भी न्यूमरेटर डिन्यूमरेटर यानी कि अंश हर के रूप में भिन्न दिया गया, इसको कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। +2/3 +3/4 +1/4। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12, 4, 8, 9, 3 और इन सभी को जोड़ने के बाद हम प्राप्त करते हैं 24। तो 24/12 और पहले जोड़ने से हमें मिला हुआ था 67। तो 24/12 = 2। तो 67 में 2 जोड़ दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा 69। सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी का पिता है लेकिन बी उसका पुत्र नहीं है। तो इसको हम पैटर्न बना लेते हैं। ए बी का पिता है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है। प्लस जो है यह पुरुष को डिनोट करता है और माइनस स्त्री को। तो ए बी का पिता है तो ए के ऊपर प्लस कर दिया और ये लाइन हो गया पिता का, एक जनरेशन ऊपर जा रहा है। और बी ए का पुत्र नहीं है तो बी ए की पुत्री होगी। आगे कह रहा है कि बी ए की पत्नी है। तो ए की पत्नी जब बी है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों के बीच शादी हो गई। और बी माइनस क्योंकि ये स्त्री है। सी डी का पुत्र है, सी डी का पुत्र है। तो सॉरी ये बी लिखा हूँ, ये डी होगा। तो सी डी का पुत्र है तो डी के नीचे सी आ जाएगा यानी कि डी माँ है सी की और यह पुत्र है यानी प्लस लगा दीजिए। पूछा गया है डी बी से कैसे संबंधित है। तो जो डी है वह बी की माँ लगेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक पानी का टैंक 11 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचा है। इसे 6 मीटर के स्तर तक पानी से भरा गया है। टैंक का कितना भाग खाली है। तो दोस्तों जो इसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है 11 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा, यह आपको भटकाने के लिए दिया गया है। इसमें सिर्फ देखना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, जो कि 9 मीटर ऊंचा है। 6 मीटर के स्तर तक पानी भरा हुआ है यानी टोटल 9 में से 6 भरा हुआ है और 3 खाली है। और जो 3 खाली है वही पूछा गया है कि कितना भाग खाली है। तो 3 भाग खाली है, 3 मीटर खाली है। कितने में? 9 में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 से 9 3 बार में जाएगा और आंसर आ जाएगा 1/3 भाग खाली है, जो कि सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, तीन जब ऊपर होगा तो उसके नीचे कौन सा अंक होगा। 3 जब नीचे होगा तो उसके ऊपर कौन सा अंक होगा। बात बराबर है, एक दूसरे के आमने सामने का अंक पूछा गया है। 3 के सामने का अंक पूछा गया है। देखिए 3 यहाँ भी ऊपर है, 3 यहाँ भी ऊपर है। और यहाँ पर क्लॉकवाइज हम देखें तो 5 के सामने 1 पड़ता है, 2 के सामने 6 पड़ता है। तो यहाँ पर 3 के नीचे का अंक गायब है, जो कि 4 कहीं भी दिखाया नहीं गया है। तो ये 4 हमारा 3 के नीचे चला जाएगा, यानी 3 के ऊपर अपोजिट साइड में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर इसे 10% घटाया जाता है। संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? तो देखिए, एक संख्या जो है उसको 100 मान लीजिए और इसको जब 20% बढ़ाएंगे तो यह बढ़कर 120 हो जाएगा। फिर इसे जब 10% घटाएंगे यानी कि इसका 90% निकालेंगे, तो जब 90% निकालेंगे तो यह हो जाएगा 108, यानी 100 से 8 ज़्यादा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 8% की वृद्धि। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, अगर 2011 में क्रिसमस रविवार को था तो 2012 में यह किस दिन होगा? देखिए, 2012 जो है यह लीप ईयर है और लीप ईयर जब फरवरी के बाद का डेट पूछा जाता है तो 2 दिन आगे बढ़ जाता है। सेम डेट पिछले साल से सेम डेट अगले साल में 2 दिन आगे बढ़ जाता है। और अगर 29 फरवरी के पहले पूछा जाता है तो वह 1 दिन आगे होता है। यानी जब मंगलवार था 2011 में क्रिसमस को और यह फरवरी के बाद पड़ रहा है, यानी कि यह 2 स्टेप आगे जाएगा। रविवार के बाद सोमवार और सोमवार के बाद मंगलवार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगलवार। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:1 है और उनका योग 72 है। संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब इनका अनुपात 3:1 है तो पहली संख्या 3x होगी और दूसरी संख्या 1x यानी कि x होगी। इन दोनों का योग यानी 3x + x दोनों को जोड़ने पे 72 आ रहा है, यानी 4x 72 होगा। तो x का मान 72 में 4 का डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 18। x का वैल्यू जब 18 आ गया, x का वैल्यू 18 आ गया तो इसका अंतर पूछा है। तो अंतर यही था ना, 3x और एक संख्या था x, इस दोनों को घटाएंगे तो आएगा 2x और x का वैल्यू है 18। तो x को जब x की जगह पे रखेंगे, 18 को जब x की जगह पे रखेंगे तो 18 का 2 में मल्टीप्लाई करने पे आएगा 36। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन देखते हैं और यह इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो यह है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों का चयन करें। तो विषम अक्षर है ABC कंटिन्यू है, MNO कंटिन्यू जा रहा है, RST भी कंटिन्यू जा रहा है, PQ यहाँ पे R होना चाहिए परंतु यहाँ M दिया गया है, तो यह गलत है। D आंसर सही होगा। इसी के साथ हमारा यह आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।